नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील आपको इस सेशन में मेंस्ट्रुएशन, जिसको छात्रवृत्ति कहते हैं, वो टॉपिक कवर करूँगा। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए बनने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन पे आधारित क्वेश्चन से काफ़ी बन सकते हैं, और मैथ आप व्यवहारिक जीवन में जितना अप्लाई करना सीख रहे हो वो पेपर में उतनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती हैं, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो। जिसको इसके पहले मैंने औसत बताया, अनुपात समानुपात बताया, नंबर सिस्टम बताया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज के सेशन में हम सारी चीज़ें करेंगे और मैं कोशिश ये करूँगा कि इन सारी चीज़ों को व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से आप देख रहे हो उन सारी चीज़ों को अप्लाई करता हुआ चलूँ, और जिससे आपका ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुएशन का एग्जैक्टली मतलब देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? देखो, मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। इसका मतलब होता है टू मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? मापना होता है। किसी भी आकृति के बारे में मेजरमेंट जो भी हम करते हैं, चाहे वो जिस भी रूप में हो, आपने कभी लंबाई मेज़र की होगी और कभी चौड़ाई मेज़र किया होगा, इन दोनों के यूज करके आपने क्षेत्रफल मेज़र कर लिया होगा, और आपने आयतन यूज किया होगा, हाइट जिसमें ऊंचाई रहती है, तो आपने आयतन निकाला होगा। आपने कभी कभी परिमाप का भी नाम सुना होगा, तो परिमाप निकाला होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत चीज़ें हम करते हैं। ये सब मापने का ही काम है, ठीक है। तो इस चीज़ को मापना तो हम समझ गए कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन में हम मापना मतलब किसी चीज़ की आकृति के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें फाइंड आउट करेंगे हम, है ना। कभी क्षेत्रफल निकालेंगे, कभी आयतन निकालेंगे, कभी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, कभी परिमाप निकालेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। पहले ये चीज़ समझना जरूरी है कि मेंस्ट्रुएशन किस किस तरीके से किस किस आकृतियों पर लग सकता है। तो मेंस्ट्रुएशन को हम अगर बात करें तो मेंस्ट्रुएशन को हम दो पार्ट में कवर कर सकते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन को जो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो मेंस्ट्रुएशन दो पार्ट की आकृतियों पर लगाया जाता है। एक होता है 2D आकृति। 2D को हिंदी में बोलते हैं द्विविमी। 2 डायमेंशनल को बोला जाता है द्विविमी आकृति। द्विविमी का मतलब होता है जिसमें दो बीमाएँ हों। दो बीमाएँ का मतलब हो गया या फिर इसमें लंबाई की बात होगी या फिर इसमें चौड़ाई की बात होगी, बाकी इसमें इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरीके से त्रिविमी होता है जिसको 3D आकृति बोला जाता है। इसको त्रिविमी का मतलब इसमें तीन बीमाएँ की बात होगी, चाहे वो लंबाई के रूप में होगा, चौड़ाई के रूप में होगा, और तीसरी बात होगी ऊंचाई के रूप में होगा। ये त्रिविमी और द्विविमी में अंतर है। दो बीमी को अगर हम बोले तो समतल आकृति होती है भाई। समतल आकृति का मतलब हो गया इसमें हम ऊंचाई नहीं लेते हैं, बिल्कुल प्लेन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं ठोस। ठोस का मतलब होगा जिसमें कुछ उभार हो, कुछ में कुछ हाइट हो, ठीक है। दोनों का मतलब समझ में आ गया। देखो 2D में हम कभी जब भी अगर फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, चाहे उसको आप क्षेत्रफल बोलते हैं, या फिर आप परिमाप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हम 2D में हम फाइंड आउट करेंगे, इसके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। और जबकि इस 3D वाले आकृति में हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? आयतन तो फाइंड आउट करते हैं, आयतन तो पता लगाया जाएगा, तो आयतन ही फाइंड आउट होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। देखो ये 2D है, मगर ये 2D 3D में यूज इसलिए होता है क्योंकि इसके यूज करने से हम आयतन फाइंड आउट करेंगे, अभी आगे मैं समझा दूंगा। और इसी में आप बोलते हो संपूर्ण वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। TSA का मतलब हो गया संपूर्ण, टोटल, सरफेस का मतलब वक्र, और एरिया का मतलब क्षेत्रफल हो गया। संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालना हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, मेजर चीज़ें जो आपको इन चीज आकृतियों में देखनी है, ठीक है। तो 2D का मतलब हो गया समतल आकृति जिसमें ऊंचाई ना हो। इसमें हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं, परिमाप निकालते हैं। जबकि 3D में क्या होता है? आयतन निकालना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ इसको हिंदी में बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि क्षेत्रफल में और आयतन में अंतर क्या है, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं कोई आकृति ले लेता हूँ इस तरीके से, मान लो कोई प्लॉट है,
कोई एक प्लॉट हमने इस तरीके से ले लिया। इस प्लॉट में आप ये बताओ मुझे, इस वाले प्लॉट में ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ क्षेत्रफल की बात करो तो ये जो आपके अंदर स्पेस जो ये जिसको मैंने ये येलो कलर से पीले रंग से रंगा है, ये इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। तो आप कहोगे सर जितना स्पेस यह कवर कर रहा है समतल आकृति पे, समतल मतलब जमीन के बारे में। कभी आप जमीन की अगर आप जमीन की बात मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी आप प्लॉट के बारे में बात करेंगे तो प्लॉट में आप बोलते हो कि इतने मीटर स्क्वायर, इतना वर्ग गज हमने ज़मीन ले लिया। तो इसका क्या होता है, इसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, यूनिट जो होती है, इसीलिए वर्ग में होता है, वर्ग यूनिट होती है, क्योंकि हम इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का ही यूज किया जाता है। मतलब ये क्षेत्रफल होता है, समतल आकृति होती है। अगर मैं क्षेत्रफल फाइंड आउट करूँगा तो ये स्पेस कवर कर दूंगा, चाहे वो कोई भी आकृति हो, चाहे मैं अगर ये वृत्ताकार आकृति हो, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करूँगा तो ये वाला पार्ट जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा। मतलब कोई भी आकृति है, बाउंड्री के अंदर का जो भी पार्ट है आपको दिखाई पड़ेगा वो आपके एरिया में आएगा, जिसको आप क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है। अगर इसके एवज में अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन इसी आकृति को, ये जो आकृति गिवन मैंने यहाँ पे बना रखी है, इसी आकृति में अगर मैं h हाइट से इसको ऊपर उठा दूं, अगर इसी आकृति में इसको मैंने ऊपर उठा दिया h आकृति को, है ना, कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसके ऊपर अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूँ, एक मिनट को, अगर इसके ऊपर एक के ऊपर एक काफ़ी चीज़ें अगर स्लाइस के पार्ट में अगर रखा जाए इस तरीके से, अगर ऐसा रख दिया मैं, ऐसे आप रख रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका समतल वाला पार्ट था, ये वाला समतल मतलब ये बेस वाला जो आकृति था, ये आधार है, आधार तो बन गया, जिसपे कोई चीज़ टिकी होती है वो आधार होता है। तो ये आपका समतल आकृति था जो मैंने पहले ये बनाया था यहाँ पे। तो ये समतल आकृति था जिसमें ये लंबाई L लिखा था, चौड़ाई को हमने B लिखा था। ठीक है। लेकिन इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में क्या अंतर, इस वाले फिगर में अंतर यह है कि इसमें ऊंचाई हमने एक्स्ट्रा ऐड डाल दी है। ये कैसे आया, इसके ऊपर एकदम बिल्कुल समतल आकृति की अगल बगल चारों तरफ हमने इस तरीके से आकृति के ऊपर एक के ऊपर एक आकृति रखते चले गए, तो इसमें ऊंचाई आ गई। गत्ता समझते होंगे आप, एक के ऊपर एक अगर रखते चले जाओगे तो ये गत्ते के नुमा आकृति बन जाएगी। तो ये एक के ऊपर एक रखते चले जाओगे तो मतलब एक ऊंचाई इसमें आ जाएगी। तो ठीक है, तो ये आयतन होता है। तो आयतन का एग्जैक्टली अगर मतलब बोला जाए तो आयतन का मतलब होता है, अगर ये एक मान लो एक टैंक बन गया, जैसे आपको लग रहा है चारों तरफ बाउंड्री बनी है, तो इसके अंदर जितना पानी आएगा या फिर जितना हवा इसके अंदर भर सकते हो वो आयतन बताएगा हमें। मतलब हो गया जितना स्पेस इसने कवर किया है किसी आकृति के अंदर वो आयतन होता है। ठीक है। देखो मैं आयतन इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे सब चीज़ों का बहुत यूज़ करेंगे। तो अगर हमें किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है तो आधार करते हैं, बेस कर लेते हैं, गुणे हाइट कर लेते हैं। किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुणे बेस, बेस गुणे हाइट कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये वृत्त के केस में थोड़ा सा अलग आता है। बाकी जिसमें भुजाएं होती हैं वहाँ पे इसका सिस्टम ऑलमोस्ट केसेस में बी फॉर बेस होता है। बेस का मतलब हिंदी में आधार कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, एच का मतलब हाइट होता है, हाइट का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो आधार गुणे ऊंचाई कर दोगे तो किसी भी आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभी मैं आपको चीज़ें प्रूफ करके भी दिखाऊंगा जब करूँगा। तो अब आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब हो गया कि आपको अभी सबको समझ में आ रहा है कि आयतन का मतलब होगा ये जो क्षेत्रफल है, ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल हमने एच ऊपर तक उठाया था। तो आप अगर आयतन की अगर बात करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। अगर एक बार समझ में अगर आपको आ गई तो मतलब क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल करोगे आप, आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया और आधार का जब क्षेत्रफल आ गया उसी को एच ऊपर तक उठा दिया है हमने। तो आधार के क्षेत्रफल को अगर एच हाइट तक उठा दिया जाए तो वो जो आकृति बन के आती है तो वो होता है आयतन, आयतन होता है। तो ये आप याद रखोगे। अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा सबके बेसिक्स लेवल के तो आपको इन सारे मतलब आप समझो कि एक दो फार्मूले पे पूरी की पूरी मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगी। मतलब आपको ये वाले फार्मूले पे कैसा भी वक्र पृष्ठ निकालना हो तो वो आप निकाल ले जाओगे, कैसा भी टोटल सरफेस एरिया निकालना तो वो कर ले जाओगे, एरिया निकालना तो इससे आ ही जाएगा, है ना। चाहे वो त्रिभुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो, जितनी तरह के चतुर्भुज होते हैं सब पे बात करेंगे। और आयतन निकालने के लिए मतलब आधार का क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए,
कोई भी निकाल लो, आधार का क्षेत्रफल निकाल लो और गुने ऊंचाई कर दो। हम बहुत सारी आकृतियां अभी देखेंगे, उससे बात भी करेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आई। एक वर्ड आता है परिमाप। ठीक है, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? देखो, परिमाप का मतलब इजी, परि का मतलब होता है चारों तरफ, है ना, चारों तरफ। और ये मेजर का मतलब होता है टू, मापना का मतलब मापना होता है। तो किसी आकृति के चारों तरफ मापने का मतलब क्या हो गया? अगर सपोज क्या बनेगा, एक ऐसी आकृति बना दी, एग्जाम्पल तौर पर बना रहा हूँ, ऐसी आकृति अगर बना दी, इसकी अगर इसके मैं परिमाप की बात करूँगा तो इसकी बाउंड्री लेंथ, अगर मैं इसकी जगह पे अगर एक लाइन, एक वर्ड लिखना हो तो ये मैं लिखूँगा बाउंड्री, तो इसको लिखूँगा बाउंड्री लेंथ। तो किसी भी बाउंड्री के चारों तरफ की जो लेंथ होगी ना, वो होती है क्या? परिमाप। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँगा तो आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे, फिर अगेन वहीं तक आ जाओगे। इतना करने में जितनी लेंथ आपने घूमा है चारों तरफ, यही इसका परिमाप है ना। तो इसी तरीके से फार्मूला पढ़ते हो, अगर मान लो इसकी लंबाई एल थी तो इसकी भी एल थी, इसकी बी थी, तो आप कहते हो सर यहाँ से यहाँ तक गए एल प्लस बी हुआ, यहाँ से यहाँ तक आए तो एल प्लस बी हुआ। तो यहाँ पे 2 बार एल दिख रहा है, 2 बार बी दिख रहा है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 एल आया है और 2 बी आया है, तो 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी होगा, ये इसका परिमाप हो गया। तो ये परिमाप हो गया। परिमाप इजी सा होता है, परिमाप को आई थिंक करने में डाउट बिल्कुल नहीं होता, केवल बाउंड्री की लेंथ मेजर कर लेनी होती। एक बार आपको चीज़ें समझ में अगर आ रही है ना, तो आगे कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो बेसिक्स लेवल से क्लियर है तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप इजीली वैसे कर ले जाओगे। ठीक है, अब आते हैं मेंसुरेशन के पार्ट पे। अभी तो मैंने 2D और 3D समझा दिया, अब मेंसुरेशन देखते हैं। देखो, मेंसुरेशन मैंने 2D और 3D कहा, पहले हम 2D की आकृतियों के बारे में बात करते हैं, समतल आकृतियों के बारे में। ठीक है, समतल आकृति, इसको 2D बोलते हैं, समतल आकृति, और एक ठोस आकृति। ठीक है, अब देखो, समतल आकृति में मैंने पहले बोल दिया त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज लिख दिया। त्रिभुज भी भुजाओं के आधार पे और कोणों के आधार पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं अभी डिस्कस करूंगा अभी आपसे। और उसके बाद वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है वृत्त, है ना, ये वृत्त हुआ आपका। इसके बाद आ गया चतुर्भुज। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में क्या हो गया? चतुर्भुज, ठीक है, ये चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखो, अगर इसके मैं अगर इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप इसमें वर्ग बना सकते हो, और इसे में आयत बना सकते हो, इसमें समचतुर्भुज बना सकते हो, और इसके बाद आप बना सकते हो समलंब बना सकते हो। ये चतुर्भुज हो गया। इसके बाद देखो तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ये 4-5 तरीके के चतुर्भुज होते हैं। इनका यूज अभी मैं करूंगा ठोस आकृति से बनाऊंगा तो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं वर्ग की बात करता हूँ तो वर्ग आप ऐसे बनाते हो जिसमें क्या है, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, ये वर्ग होती है। आयत का मतलब कुछ इस तरीके से बनाते हो आप। समचतुर्भुज का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, है ना, ये कुछ इस तरीके से झुका रहना चाहिए। आयत में और इसमें अंतर यही होता है, थोड़ा झुका रहता है। ये कोण 90-90 का होता है इसमें। ठीक है, और ये ए लंबाई, अगर ये सबकी भुजाएं आपस में बराबर है यहाँ पे, ठीक है, और ये एल होता है, ये बी होता है, तो यहाँ पे एल और यहाँ पे बी हो गया। इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर है, समचतुर्भुज है। समलंब का मतलब होता है कुछ इस तरीके से आकृति होती है। इसको भी डिस्कस कर, ये मैंने इसका वीडियो बना के डाल दिया है, आप चाहो तो देख सकते हैं। ये है, बी है, तो इस तरीके से होता है। समांतर क्या होता है? आमने सामने की जिसकी भुजाएं बराबर, ऐसा आकृति। देखिए, अगर समानांतर हो गया, एल लिखते हो उसको बी कर देते हो। ठीक है, ये ऐसी कुछ आकृतियां हैं, आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, ठोस में क्या हो गया? पहला है घन। देखो, घन और वर्ग में रिलेशन है, कैसा है? अगर मैं वर्ग के ऊपर वर्ग अगर रखता चला जाऊं, है ना, एक के ऊपर एक रखता चला जाऊं, तो आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? ऐसा बनेगा आकृति, है ना। इसमें आप देख रहे हो, इसका जो आधार है, जो नीचे वाला बॉटम पोर्शन ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये वर्ग है।
वर्ग है कि नहीं। तो मतलब अगर ये इसकी लंबाई ए, चौड़ाई ए, इसकी ऊंचाई ए है, ये भी है, प्रत्येक भुजा इसमें चाहे वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो, सबकी वैल्यू ए है, ये घन हो गया, है ना। तो मतलब इस वाले वर्ग के ऊपर मैं आपको यहाँ पे अगर समझाऊं, अगर वर्ग की जो ये आकृति आप देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर एक के ऊपर एक वर्ग के अगर पन्ने रखे जाएं या फिर आकृतियां एक के ऊपर एक रखते चला जाऊं मैं, तो इस तरीके से आकृति बनेगी, है ना, इसी तरीके से बनेगी। अगर इनके अगर इसको इसमें मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे किया, तो ये आप बताओ मुझे ये कौन सी आकृति बन रही। तो आप बोलोगे सर ये आकृति बन रही है घन वाले, घन के हिस्से अगर ये जैसे मान लीजिए इसका आधार था, इसके आधार पे h ऊंचाई तक कर दिया, इसकी a थी, इसकी a थी, क्योंकि ये वर्ग है, इसका जो आधार था ये वर्ग था। तो वर्ग के ऊपर ढेर सारे अगर वर्ग रखे जाए, एक पेज पकड़ लीजिए, पेज के ऊपर पेज रखता चला जाऊँ, तो एक आकृति बनेगी, गत्ता बनेगा, जिसमें ऊंचाई h हाइट ऐड हो जाएगी, तो उस आकृति को बोलते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ होता है। इसी तरीके से अगर मैं एक आयत बना लूँ, अगर आयत के ऊपर आयत ढेर सारे रखते चला जाऊँ, तो ये आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, आकृति इस तरीके से बनेगी, तो इसको बोलते हैं घनाभ, इस आकृति को बोला जाता है घनाभ। ये आकृति सॉरी घन था। इस आकृति घन में क्या होता है, प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, और घनाभ में सारी आकृतियां अलग अलग, हाइट अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, जिसमें प्रत्येक लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई जब हो जाए तो ये घन हो जाता है, और लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर नॉट इक्वल टू हाइट कर दो, या लंबाई नॉट इक्वल टू ऐसा भी करो तब भी चलेगा, या फिर अब ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए किसी भी केस में, चाहे दो बराबर हो कि तीसरा बराबर ना हो, चाहे तीनों बराबर ना हो, चाहे एक बराबर, मतलब तीनों का चलना चाहिए, दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो, या फिर तीनों बराबर ना हो चलेगा, ये घनाभ की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से घनाभ बना लिया। ठीक है, तो आप देखो इसे देखिए, जस्ट ए मिनट, घन हो गया, घनाभ हो गया आपका। इसका फिगर हमने ऑलरेडी बना रखा है, इस कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना, कुछ इस तरीके से था, ये कुछ इस तरीके से आकृति बनी। तो इसमें क्या था, ये एल था, ये बी था, ये हाइट एच था। ठीक है, घन के बाद क्या आ गया, फिर हमने कह दिया बेलन है, बेलन हुआ, उसके बाद शंकु हो गया, उसके बाद आपका गोला हो गया। ठीक है, गोला कैसे बनता है, ये वृत्त देख रहे हो, वृत्त को अगर एक बिंदु पे अगर आप फिक्स करके चारों तरफ अगर घुमाओगे तो हवा में, मतलब इमेजिनेशन करेंगे तो जो आकृति बनेगी कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, कुछ इस तरीके की, है ना। तो ये होता है गोला। शंकु का मतलब क्या हो गया, अब त्रिभुज में एक त्रिभुज आप पढ़ते होंगे, एक इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इस समकोण त्रिभुज को अगर एक बिंदु के अलोंग फिक्स कर दिया जाए, यहाँ पे बना के मैं दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट, अगर इस बिंदु को फिक्स कर दिया जाए, अगर मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ इस तरीके से, इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा आगे समझ में आएगा जब बढ़िया क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो अगर इसमें क्या कर दिया, इसको अगर इस वाले बिंदु के अलोंग फिक्स कर दिया जाए, यहाँ इसके अलोंग फिक्स करके चारों तरफ अगर घुमाओगे, तो चारों तरफ घुमाओगे तो कुछ इस तरीके से आकृति बनेगा, तो कुछ इस तरीके से आकृति बनेगा, घुमाओगे तो यही तो करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से आकृति, इसको अगर इसको मिलाओगे आप और इस वाले को यहाँ से मिला दोगे, तो नीचे क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके से चीज़ें बन रही है, आपको दिख रहा है, ये आपको आयत, ये शंकु है, तो शंकु का ये जो आधार होता है वृत्त होता है, वृत्ताकार ये होता है, क्योंकि ये रीजन क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो ये सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो अगर मैं ये करता हूँ तो ये रेडियस होती है, ये ऊंचाई होती है। आपको ऊंचाई दिख रहा है, क्योंकि इसके सेंटर से ये ऊंचाई जो शीर्ष तक की ऊंचाई होती है, क्या उसकी हाइट होती है, क्योंकि ये वृत्ताकार आकृति है, नीचे का जो हिस्सा है वृत्त है, तो ये इसको हम रेडियस बोलते हैं, और ये जो टेढ़ा ये थोड़ा सा झुका हुआ है तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको एल से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे भी समझेंगे, तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो ये मैं केवल आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो 2D आकृति को यूज करके हम 3D बनाते हैं। ये इसका जो शंकु की अगर बात करूँ, शंकु की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, कैसे बना मैंने ऑलरेडी बना दिया आपको, कुछ इस तरीके से आकृति होती है, इसको शंकु बोला जाता है। बेलन की बात करो, देखो बेलन कैसे बना है,
अगर बेलन की बात करोगे, मैंने एक छोटा सा ले लिया, क्या इस तरीके से एक वृत्त ले लिया, है ना। तो और वृत्त के ऊपर, अगर एक वृत्त के ऊपर वृत्त रखता चला जाऊँ, एक आप समझिए रिंग है, छल्ला है, छल्ले के ऊपर छल्ला इस तरीके से रखता चला जाऊँ, है ना। तो इस तरीके से रखता चला जाऊँ, तो ये क्या बन जाता है, ये बेलन बन जाता है। देखिए आपको ये आकृति क्या मिल रही है, ये कुछ इस तरीके से आप फील कर पा रहे हैं मेरी बात। तो ये एक के ऊपर जो स्लाइस अगर काटोगे तो छोटे छोटे छल्ले निकलेंगे, ये कुछ इस तरीके से आकृति बन रही है ना। ये आपको कुछ ये फिगर बन के आपको मिलेगा, है ना। ये ऊपर नीचे बराबर है भाई, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग गड़बड़ होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ये आकृति कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। क्योंकि इसका जो टॉप और बॉटम जो है, अगर टॉप और बॉटम की बात करें तो इसका टॉप में एक हिस्सा ये आ रहा है जो ढक्कन की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके बॉटम में एक हिस्सा एक आ रहा है ये, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो आकृति बनी इसको बोलते हैं बेलन। बेलन किससे बनता है, वृत्त से बनता है। एक के ऊपर छल्ले के ऊपर छल्ले ढेर सारे, अगर चूड़ी जानते हो आप, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, कई चूड़ियों को अगर एक साथ रख दो, एक ही साइज की रखो, तो आपको बेलन बन के मिल के आएगा, ठीक है। और अगर बेलन में अगर ऊपर का ये पार्ट कवर कर दिया जाए तो ये ढक्कन नुमा आकृति बनेगी, ये ढक्कन नुमा आकृति बनेगी। अब मैं आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठ समझा देता हूँ कि वक्र पृष्ठ होता क्या है, क्योंकि आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको वक्र पृष्ठ पता रहना चाहिए। देखिए वक्र पृष्ठ की बात करूंगा तो ये कुछ जो ये वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये जो चारों तरफ का पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है चारों तरफ, जो चारों पार्ट आपको पार्ट ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ये पार्ट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ इसको बोला जाता है, वक्र मतलब जो थोड़ा सा मतलब क्या है, इसमें कुछ वक्रनुमा आकृति हो तो उसको वक्र बोलते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तब निकालते हैं जब बोला जाए कि इसमें पेंट करने के लिए कितना पेंट लगेगा, या फिर इसमें अगर हम पेपर चिपकाना चाहें तो कितना पेपर लगेगा। तो अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के ही इसका बताओ कि इसमें इतना पेपर लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक वक्र पृष्ठ हो गया। अगर इसी वक्र पृष्ठ में, ये पहले मैंने आपको वक्र पृष्ठ बता दिया, अगर इस वक्र पृष्ठ में टॉप है और ये बॉटम है भाई, ये टॉप क्या है, ये टॉप एक वृत्ताकार आकृति है, आपको पता है। अगर आप इसको देखोगे काटोगे तो ये वृत्त की तरह होगा, ये कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो इस दोनों को, इन टॉप प्लस बॉटम का अगर मैं इसमें क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल अगर ऐड कर दूं तो आप बोलोगे सर इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपने निकाल दिया। इसलिए बोलते हैं संपूर्ण जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होता है, इसको टीएस से बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो जो वक्र पृष्ठ निकाला रहा पहले से रहा होता है, उसमें टॉप और बॉटम जैसी आकृति रहेगी वैसे ही हिसाब किताब से काम करेंगे। टॉप और बॉटम का क्या करते हैं, एरिया जोड़ दोगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और केवल वक्र पृष्ठ निकालना हो तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी का पार्ट निकाल लो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है किसी भी आकृति का, ठीक है। अब देखो आप, जैसे मैंने ये बेलन मैंने यहाँ पे बनाया तो बेलन पे ही बात करता हूँ। आप मुझे बताइए कि ये वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, इसकी पूरी बाउंड्री की जो लेंथ होती है 2πr होता है, ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको परिधि बोलते हैं। परिधि का मतलब होता है किसी भी वृत्ताकार आकृति के चारों तरफ की बाउंड्री लेंथ, है ना। ये बाउंड्री लेंथ यहाँ से अगर स्टार्ट करके पूरा अगर ऐसे ऐसे चलोगे आप ना, ये पूरी जो बाउंड्री लेंथ होती है, जो येलो को मैं रेड कर रहा हूँ, ये बाउंड्री लेंथ है, इसको बोलते हैं परिधि या फिर परिमाप भी इसको कह सकते हैं वृत्त का। तो वृत्त के इसमें इसको परिधि बोला जाता है, एग्जैक्ट वर्ड यही है। इसको परिमाप भी कहोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये परिधि का हमें पता लग गया। अगर ये मुझे सिंपली आप बताओ, अगर इसका हमें निकालना हो कि इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना हो, इसका वक्र पृष्ठ अगर निकालने का मतलब, आप बोलोगे सर कुछ मत करो आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना कर दो आप, ये ऐसा कर लिया, सिर्फ इतना कर लो आप, इसका जो चारों तरफ की ये छल्ले की परिधि है, परिमाप है, इसका पार्ट आप पता लगा के मुझे बता दो। इससे मैं अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब परिधि में या फिर परिमाप में परिधि ही लिखते हैं, इस परिधि का मतलब नीचे का जो छल्ला है पूरी इसकी लेंथ अगर निकाल के उसको h हाइट तक ऊपर उठा देता हूँ मैं। इसको जब h हाइट तक ऊपर उठा दोगे तो ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या हो गया भाई, ये वक्र पृष्ठ का क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से करिए, इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं।
है ना। ये पार्ट आपको समझ में आ गया। मतलब आधार का परिमाप निकाल लिया, इस वाले का परिमाप निकाल लिया, उसको h हाइट तक उठा दिया, तो क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठ। ये किसी भी आकृति के लिए सत्य है ना, ये किसी भी आकृति के लिए सत्य है। पहले ये चीज़ वक्र पृष्ठ समझते हैं। अगर अभी अभी मैंने जस्ट आपको एक चीज़ बना के दिखाया था, कुछ इस तरीके से एक आकृति दिखाई दी, जिसको मैंने बोला था घन। ये आकृति मैंने कुछ देर पहले ही आपको बना के दिखाई थी। ये कुछ इस तरीके से आकृति घन था। इसकी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या थी, बराबर थी। ये कुछ इस तरीके से था। तो ये इसकी लंबाई ए सबका ए था। ठीक है, अब ध्यान से देख के आप बताओ मुझे, ये पार्ट सब ए था। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा था। अब इसमें देखो, अगर मैं कह दूं इसका अगर वक्र पृष्ठ निकाला, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो पार्ट सब दिख रहा है, ये चारों तरफ, इसका चारों तरफ ये जो पार्ट दिख रहा है, एक कमरा आप अपना ले लो, कमरे का छत छोड़ दो और नीचे का जिसपे आपका फर्श है उसको छोड़ दो, चारों तरफ का जो दीवार है आपका, उसका अगर क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर इसका अगर बाउंड्री लेंथ अगर मैं निकाल लेता हूँ, जो बॉटम में पड़ा है इसका आधार है, इसकी अगर परिमाप निकाल लेते हो, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो आप बोलोगे सर चारों को अगर ऐड करोगे तो परिमाप कितना आ जाएगा, आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या आ जाएगा, आधार का परिमाप और इंटू क्या करना है, ऊंचाई करना है। तो आधार का परिमाप बोलोगे सर ए ए ए ए करोगे तो ये 4 ए हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ऊंचाई हमने जो माना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ऊंचाई हमने क्या माना है यहाँ पे, ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई तीनों बराबर है, इसलिए ऊंचाई की जगह पे हम ए ही रखेंगे, इसलिए 4a² क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से हम वक्र पृष्ठ फाइंड आउट कर ले रहे हैं। सब बात समझ में आ रही है मेरी। और अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ढक्कन दिख रहा है ना, ये नीचे का जो ढक्कन है, इस वाले पार्ट का एरिया आप निकाल लो, बाकी काम तमाम। इसका भी एरिया का निकाल के जोड़ लोगे तो ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ दे देगा। समझ में आ रहा, संपूर्ण वक्र पृष्ठ में मिल जाएगा। मैं आपको संपूर्ण वक्र पृष्ठ भी इसका निकाल के दिखा देता हूँ। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस टॉप प्लस बॉटम का क्षेत्रफल। तो इसका पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया है, 4a² है। ये ऊपर क्या जरा बताओ मेरे भाई, ये है वर्गानुमा आकृति, ये सभ्य है, क्योंकि इसी पे से तो उठाया है ढक्कन को। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है। कैसे आया इसको भी दिखा दूंगा मैं आपको, भुजा का स्क्वायर आया। तो मतलब ये टॉप का आया भुजा का स्क्वायर, ये बॉटम का आया भुजा का स्क्वायर। इन सबको अगर आपस में ऐड कर दोगे, 4a² प्लस 1² 5a² प्लस 1² और ऐड कर दो 6a²। यही आप बचपन से रटते आए हो कि किसी भी घन का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है 6a² होता है और वक्र पृष्ठ होता है 4a² होता है। यही आप रटते आए हो। तो ये चीज़ घन के लिए भी काम में आएगी, घनाभ के लिए भी काम में आएगी, शंकु के लिए भी काम में आएगी, बेलन के लिए भी काम में आएगी, गोला के लिए भी काम में आएगी, सब में काम आएगी। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। तो इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई। अब इसमें एक चीज़ और समझो आप, ठीक है, जो कि हम आगे यूज करेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ डाउट तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, अभी हम लोगों ने जितनी आकृतियां थी वो कवर कर लिया है। ठीक है, आकृतियां कवर कर लिया किससे बेस पे, 2D और 3D के बेस पे। ठीक है, 2D और 3D के बेस पे कवर कर लिया। आप लोग सिर्फ इतना करना, आपके व्यवहारिक जीवन में जो जो आकृतियां दिख रही हैं, चाहे वो किसी तरीके से, हमारे हाथ में पेन है तो बेलनाकार है, ठीक है, जो चश्मा लगा रहे हैं तो हो सकता है आयताकार हो, बुक्स जो यूज़ करते हैं वो घनाभकार है। तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एज ए टीचर, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इतनी चीज़ों का इमेजिनेशन आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आकृति हो, उसका आप शेप अगर देख के चाहो तो उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन सब निकाल सकते हो। मैं आपको आयतन भी निकाल के दिखा देता हूँ। अब देखो, अभी आयतन पे तो बात नहीं किया था, तो आयतन की नंबर है, तो आयतन देखो।
देखो आयतन का यहाँ पे मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसके आयतन की बात करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बेलन पे ही बात करूँ, तो बेलन से ही स्टार्टिंग करते हैं। देखो बेलन कुछ इस तरीके से बनाया था भाई, बेलन का कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था कि बेलन है आपका, ठीक। तो इसमें ज़रा बताओ इसका आधार क्या है, ये आधार क्या है। आप बोलोगे सर ये आधार अगर इसको इस तरीके से अगर दिखाऊँ आपको, तो कुछ इसी तरीके से तो आकृति बन रही है भाई, ऐसे ही तो बन रहा है ना। तो ये अगर इसको हम इस तरीके से देखें, सामने से देखेंगे, तो ये वृत्त बना हुआ दिखे पड़ेगा। आप कोई एक गिलास ले लो, है ना, जो बेलन की आकृति का हो, जिसके टॉप का और बॉटम में देखोगे तो वृत्ताकार आकृति बनती है। तो मैंने आपको आयतन निकालने का जो सबसे आसान तरीका बताया था, आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, आधार का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतने ही काम है। दुनिया की कोई आकृति हो उसका क्षेत्रफल निकाल ले जाओगे आप। तो मुझे बताओ जरा भाई, इसमें आधार का क्षेत्रफल क्या है, जरा बताओ। ये बोलोगे सर ये आधार इसका है जिसपे वो टिका हुआ है, जिसपे वो खड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, बोलोगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी ऊंचाई आप कुछ भी जो माने हो वो मान के बताओ। इसकी ऊंचाई हमेशा अमूमन एच मानते हैं, एच ही तो मानते हो भाई, तो इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू, अगर एच कर दिया तो ये हो जाएगा आयतन। मतलब आधार का क्षेत्रफल निकाल के उसमें एच से गुना कर दिया, क्योंकि एच हाइट तक ही तो लेके जाते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच आप पढ़ते आए हो बचपन से, इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का। इसका संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालना सिखा दिया, वक्रपृष्ठ निकालना सिखा दिया, इसका आयतन निकालना सिखा दिया। कोई फार्मूला मैंने आपको नहीं बताया, मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें यूज करी है ना। तो कोई फार्मूला नहीं, कोई भी क्वेश्चन देख लो आप, चाहे इसी तरीके से, अगर मैं घनाभ पे बात कर रहा था, घन पे बात कर रहा था, तो कुछ इस तरीके से आकृति बनाई थी, है ना। तो इस तरीके से आकृति बनाई थी। इसका अगर आयतन निकालना हो तो क्या करोगे आप, तो इसमें क्या है, इसमें आयतन क्या है, आधार ये है इसका, आपको आधार ये दिख रहा है ना। तो आधार इसका क्या है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, इससे लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई बराबर, सब कुछ बराबर होता है। सब कुछ बराबर मतलब आधार, आयतन अगर इसका निकालना हो तो आप सब लोग बताओ कितना हो जाएगा। आप सब लोग खुद से वीडियो पॉज करके बताओ। तो आधार का क्षेत्रफल क्या निकालोगे, आधार एक्चुअल में एक वर्ग है, मैंने आपको पहले बताया था घन जो होता है वर्ग से बनता है। तो वर्ग है इसलिए बताया था वर्ग के बारे में, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग मतलब आधार का क्षेत्रफल निकालो भाई। पहले आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई करोगे आप, हाइट करोगे, एच को हाइट लिख लिया। अब देखो आधार आपको दिख रहा है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या होती है, ए दिया है तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ऊंचाई क्या है जरा बताओ, इसमें मेरे भाई इसमें ऊंचाई ए है, तो इसमें ए से गुना करोगे तो भुजा स्क्वायर गुना ए स्क्वायर इंटू ए करोगे क्या हो जाएगा, तो ए का वर्ग इंटू ए करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कभी भी घन का अगर आयतन निकालोगे तो भुजा का क्यूब होता है या फिर ए क्यूब होता है, ठीक है। तो ये उसका आयतन का फॉर्मूला आपने खुद से बनाया है ना। इसी तरीके से जो दुनिया में कोई भी आकृति है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेंसुरेशन को लेके इस तरीके से बन पाती है, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आयतन, क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, परिमाप, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जब कोशिश कराऊंगा तो मैं आपको वहाँ इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा कैसे लगाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने आपको जनरेट करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको समझाने की कोशिश की है सिर्फ बेसिक लेवल पे, ठीक है। जैसे आगे मैं आपको कुछ आगे अगर मैं सोशल में चीज़ें कवर करूँ तो आपके लिए आसान हो जाए वो, ठीक है। जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर ऑफ दिस चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। मुझसे ये सब सारी चीज़ों से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ये मेरा नया चैनल है, इसके पहले मैं ऑफलाइन पे ही पढ़ाता था, तो मैं ऑनलाइन ये फर्स्ट टाइम मैंने मूव किया है। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए होता है, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ें फील हो रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बिलीव मी, पीपीएससी के एग्ज़ाम तक मैथ्स में इतना करा दूंगा, अगर आपने सारी वीडियो देखी है ना तो सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे और आप खुद से बताओगे कि मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे यही आया है।
तो बहुत हाई फाई पढ़ने के चक्कर में मेंस्ट्रुएशन में मत जाओ। बेसिक्स समझ लिया और बेसिक्स पे ही क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर्स। अगर ये समझ लिया तो कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।